हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर लीगल क्वेश्चन के बारे में। इस बार भी जो है पार्ट 2 में भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पूरे क्वेश्चन रहेंगे। प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम की दृष्टि से वो क्वेश्चन इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फॉक्स पास। फॉक्स पास मतलब होता है गलत जो है कदम उठाना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो है सेम मीनिंग क्या होगा इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्सपेक्टेड टू हैपनिंग, सेकेंड है फॉल्स, थर्ड है सोशल ब्लंडर एंड डी ऑप्शन है फेक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड टू हैपनिंग कुछ होने वाला है, फॉल्स गलत, सोशल ब्लंडर मतलब सामाजिक रूप से बहुत गलती, और फेक आइडेंटिटी मतलब जो है गलत पहचान। आपका राइट आंसर है सी, सोशल ब्लंडर, सामाजिक रूप से गलत कदम उठाना जो है फॉक्स पास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब इनिशियो। एब इनिशियो मतलब क्या होता है। तो एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत करना। तो ये जो है क्या इसका मीनिंग होगा। तो आपके 4 ऑप्शन है ये, इन कंटिन्यूएशन विथ, बी ऑप्शन है फ्रॉम द बिगनिंग, सी है इन डिफेंस ऑफ कमेंट एंड डी है इन कनेक्शन विद द फ्यूचर। तो आपका आंसर क्या होगा। तो इन कंटिन्यूएशन मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग, इन द डिफेंस ऑफ अ कमेंट, इन अ कनेक्शन विद द फ्यूचर। राइट आंसर आपका है फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से। ये लीगल टर्म में जो है एब इनिशियो यूज किया जाता है फ्रॉम द बिगनिंग का। किसी भी केस का शुरुआती जो है कार्रवाई होती है उसी जो है एब इनिशियो कहते हैं। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडी अल्ट्रम पार्टेम मीन्स क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आपका जो है सुनवाई का अधिकार प्रदान करना। तो ये इसका जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे भी। नॉट कनेक्टेड टू द फैक्ट, गिविंग अपॉर्चुनिटी टू हियरिंग ऑफ द अदर साइड, सी ऑप्शन है फॉलोइंग द सब्सटैंटिव लॉ एंड डी है और ट्रांसफरी कैन नॉट रिट्रांसफर। यहाँ पे फर्स्ट का अर्थ है कि किसी फैक्ट का कनेक्शन ना होना, सेकेंड का अर्थ है कि दूसरे पक्ष को जो है सुनवाई का अधिकार प्रदान करना, थर्ड हो जाए मूल विधि को फॉलो करना, और चौथा है किसी जो है ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे सुनवाई का अधिकार है, तो ऑप्शन बी सही है, दूसरे पक्ष को सुनवाई का अधिकार प्रदान करना, गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू हियरिंग ऑफ द अदर साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, प्रमोट टू एडल्ट एजुकेशन, प्रमोट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, थर्ड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोविजंस ऑफ द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी लीव। तो ये जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पार्ट 4 में जो है आर्टिकल 42 जो है मैटरनिटी लीव का बात करता है, विलेज पंचायत जो है आर्टिकल 40 का बात करता है, और इंटरनेशनल पीस जो है आर्टिकल 51 में दिया गया है। लेकिन जो है वहाँ पे अडल्ट एजुकेशन के बारे में डीपीएसपी में कहीं बात नहीं किया गया है। तो आपके ऑप्शन ये जो है आपका राइट आंसर है प्रमोशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन, इसके बारे में डीपीएसपी में कहीं बात नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसको जो है बी आर अम्बेडकर ने कहा था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडी 32 में बात किया गया है, इक्वालिटी 14 में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 में, एंड राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए में बात किया गया है। तो आपका राइट आंसर जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, जिसमें 5 टाइप के रिट के बारे में बात किया गया। मैं इस पर प्रीवियस में एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के बारे में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हैज इमर्ज एज अ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द राइट टू। कौन सा जो है पॉल्यूशन फ्री राइट हमको देता है इन्वायरमेंट में रहने के लिए। तो किसके अकॉर्डिंग ये आता है। तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19, कंजर्व कल्चर अंडर आर्टिकल 29, इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14। तो ये आंसर आपका राइट है, राइट एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहने के लिए कौन सा आर्टिकल हमें मूल अधिकार प्रदान करता है। तो ये जो है आपको जो है आर्टिकल 21 प्रदान करता है, राइट टू लाइफ। जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया तो वो था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन इस पर दिया था। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज क्या है ये। इलेक्शन कमीशन इकोनॉमिक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, डिपेंडेंट बॉडी है, पॉलिटिकल बॉडी है। तो कौन सा बॉडी है ये। तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बने वो इंडिपेंडेंट बॉडी बनाए गए थे, ये याद रखिएगा। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनाया गया था, ना ही इकोनॉमिक बॉडी है, ना ही डिपेंडेंट बॉडी है, पॉलिटिकल बॉडी तो है नहीं। फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है प्रावधान दिया गया कि वो जो है इंडिपेंडेंट तरीके से अपना वर्क कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, वो सही है या गलत है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके, ए है ट्रू, सेकंड बी फॉल्स,
सी पार्शियल ट्रू एंड डी नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स। ये था केस नेम सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी केस में जो है हिस्टोरिकल डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है ट्रिपल तलाक मान्य नहीं होगा, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। इसके लिए प्रॉपर जो है ग्राउंड चाहिए, तभी आप ट्रिपल तलाक दे सकते हैं। तो ये एक ट्रू ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर। आर्टिकल 280 हमारे संविधान में किस बारे में बात करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, सेकंड ऑप्शन है लॉ कमीशन, थर्ड है फाइनेंस कमीशन और फोर्थ है प्लानिंग कमीशन। यू नो डेट ऑल्सो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, लॉ कमीशन का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्लानिंग कमीशन का जो है आर्टिकल 39 के अंतर्गत जो है प्लानिंग कमीशन जो है बनाया जाता है, लेकिन जो है इसका पूरी तरह से प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में अपने। आपका राइट आंसर है सी फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन। किस केस में जो है राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के किस डिसीजन में? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सेकंड है पीयूष सियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड थर्ड है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड डी है पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फर्स्ट केस एक रॉबरी का केस था, सेकंड केस पीयूष सियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में टेलीफोन टैपिंग के रिगार्डिंग जो है ये केस आया था। इसमें जो है टेलीफोन टैपिंग होना चाहिए यानी जो है ये एक बेसिक राइट यहाँ पे भी बात की गई थी। थर्ड जो है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें जो है पुलिस जो है इंट्रोगेशन के बारे में बताया गया था कि वो राइट टू लिबर्टी जो है उनका जो है वायलेट ना हो या ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो पुलिस इंट्रोगेट जब करे। तो ये केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ये याद रखिएगा, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें आर्टिकल 20 अंडर क्लॉज 3 के बारे में बात किया गया था। और जो है डी ऑप्शन है पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका राइट आंसर है। इसमें राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूरी डिटेल बात की गई थी। ये 2018 का केस था जिसमें 5 जजों का बेंच बैठा था। इसमें जो है 4:1 के रेशो से जो है ये राइट टू प्राइवेसी का जो है डिसीजन दिया गया था। तो आपका राइट आंसर जो है डी है पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, याद रखिएगा। ये पुलिस टॉर्चर पे जो है इंट्रोगेशन पे जो है जो केस है वो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है, इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ देता है पुलिस इंट्रोगेशन से रिलेटेड जो केस था। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ फर्स्ट स्टार्टेड अमंग द। पहली बार जो है न्याय शास्त्र का जो है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कहाँ किया गया था? रोमन्स द्वारा, ग्रीक्स द्वारा, यूरोपियन द्वारा, अरब द्वारा। तो आपका राइट आंसर है रोमन्स द्वारा। सबसे पहले रोमन्स द्वारा ही जो है न्याय शास्त्र का साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया गया था। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले यूरोपियंस का एक तरह से आप जो ओरिजिन कह सकते हो तो रोमन में ही हुआ था, वहाँ पे रोमन से ही या ग्रीक से हुआ था, यही 2 जगह थे, लेकिन रोमन्स द्वारा जो है साइंटिफिक तरीके से जो है स्टडी किया गया था यूरोपियंस का। नेक्स्ट आपका यूरोपियंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंड द लीगल थ्योरी ऑफ द यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म। उपयोगितावादी व्यक्तिवाद का बात कौन करता है? तो ऑस्टीन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड सॉलमन, थर्ड ऑप्शन टेलर एंड फोर्थ ऑप्शन बेंथम। तो बेंथम यहाँ उपयोगितावादी व्यक्तिवाद का बात करता है। तो आपका राइट आंसर ये है। और जो है ऑस्टीन ने जो है लीगल पॉजिटिविज्म की खोज की थी, कानूनी प्रत्यक्षवाद की बात की थी, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन ये कानूनी प्रत्यक्षवाद का। सालमन उनके शिष्य थे, उन्होंने जो है लॉ थ्योरी दिया था, और टेलर ने भी जो है लॉ थ्योरी के बारे में बात किया था। आपका राइट आंसर बेंथम है, जिन्होंने जो उपयोगितावादी व्यक्तिवाद की बात की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लॉ मेंबर इन द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन है आपके, हर्बर्ट स्पेंसर, हेनरी मेन, ब्लैकस्टोन, मैकॉले। तो ये आपका जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल डार्विनिज्म की बात की थी। मेन जो है प्रिमिटिव लॉ एंथ्रोपोलॉजी जूरिस्प्रूडेंस के प्रोफेसर रहे हैं, और जो है मोस्टली जो है रिकॉग्नाइज पर किया जाता है उनको जो है इंडियन जो है लॉ को बनाने के लिए। और ब्लैकस्टोन जो है आपको पता ही है, डॉक्ट्रिन ऑफ जज एनालाइजेशन के बारे में बात किया था। मैकॉले जो है लॉर्ड काउंसिल के चेयरमैन थे, लेकिन जो है लॉ मेंबर प्लस 4 मेंबर भी थे। तो आपका राइट आंसर है मेन। इनको इंडियन लॉ को कोडिफाइड करने के लिए जाना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू लीगल थ्योरी द ओरिजिन ऑफ लॉ इज। हिंदू लीगल थ्योरी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट है, कहाँ से माना जाता है यो? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका श्रुति, सेकंड ऑप्शन है डिवाइन, थर्ड ऑप्शन है धर्मा और डी ऑप्शन है नन। तो आपका कौन सा ऑप्शन है ये? तो ओरिजिन कहाँ से हिंदू लॉ का माना जाता है? तो वो है डिवाइन, दैवी माना जाता है। हिंदू लीगल थ्योरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीगल लॉ थ्योरी में से एक गिना जाता है ये, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंड द कम्युनिस्ट लीगल थ्योरी। किसने जो है साम्यवादी कानूनी सिद्धांत का जो है स्थापना किया? फर्स्ट है मार्क्स एंड एंजल, सेकंड है मेन, थर्ड है ब्लैकस्टोन, फोर्थ है ऑस्टीन। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, जहाँ भी कम्युनिस्ट की बात होगी वहाँ पे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल की बात जरूर होगी। तो याद रखिए कम्युनिस्ट लीगल थ्योरी जो है मार्क्स एंड एंजल जो है एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को हम क्या कहते हैं और भी नामों से, किस नाम से जानते हैं हम? तो ये आपका जो है सिविल लॉ, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, लोकल लॉ, कॉमन लॉ है। तो इसको हम कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं।
हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट आर द सेम, किसने जो है लॉ और स्टेट को एक ही बताया था, तो ये जो है केल्सन ने बताया था। इन्होंने जो एक थ्योरी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, इसी में इन्होंने बताया था लॉ एंड स्टेट आर द सेम, कानून और राज्य समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश लॉ इज ऑल्सो नोन, अंग्रेजी विधि को हम किस नाम से और जानते हैं, तो वो है कॉमन लॉ। ये दो भागों में डिवाइड है, सिविल और क्रिमिनल लॉ में। यहाँ पे जो है जजमेंट जो है प्रीवियस केस के आधार पर जजमेंट दिया जाता है, इसीलिए जो है इसे कॉमन लॉ कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंग्लिश लॉ को किस नाम से और जाना जाता है, तो कॉमन लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल अथराइज द पार्लियामेंट फ्रॉम न्यू स्टेट एंड अल्टर एरिया बाउंड्रीज और नेम द एग्जिस्टिंग, मतलब संसद को कौन सी अनुसूची यह प्रदान करती है कि वो पुराने स्टेट से नए स्टेट का एक निर्माण कर सकता है, उससे जो है एक नया स्टेट बना सकता है पुराने स्टेट से जो है कुछ भागों को अलग करके। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आप बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 2, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 3, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 8। तो आपको पता है कि आर्टिकल 2 जो है एडमिशन एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 6 आपका जो है राइट टू सिटीजन हु माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान के बारे में बात करता है। आर्टिकल 8 आप जो है सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, जो इंडिया से माइग्रेट होकर किसी और कंट्री में रह रहे हैं। और आर्टिकल 3 जो है पार्लियामेंट को ये पावर देता है, अथराइज करता है न्यू स्टेट ऑफ अल्टर एरिया और बाउंड्रीज ऑफ द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट बनाने के लिए। तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल 3 जो इसके बारे में बात करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया सर्विस कम अंडर द आर्टिकल, ऑल इंडिया सर्विस जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 310, सेकंड है 312, थर्ड है 316 एंड फोर है 319। आर्टिकल 310 आपका जो है डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर के बारे में बात करता है, पोजीशन का। आर्टिकल 312 जो है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। आर्टिकल 316 जो है अपॉइंटमेंट एंड द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ सर्विस। एंड आर्टिकल 319 जो है प्रोविजन ऑफ द होल्डिंग ऑफ द ऑफिस एंड मेंबर के बारे में बात करता है। तो आपका राइट आंसर जो है 312 है, जो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएशन के बारे में बात करता है। वही आर्टिकल जो है उसी के अंतर्गत ऑल इंडिया सर्विस कमीशन स्थापना की गई है और पोस्टेज जो है उसी के अनुसार जो है बनाए जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय किससे हम इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा हुए थे। तो आपका जो है फर्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और फोर्थ ऑप्शन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता ही है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम पार्लियामेंट्री फीचर, रूल ऑफ लॉ, सिटीजनशिप लिए हैं। यूएसए से जो है हम जो है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिए हैं। लेकिन जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो राइट आंसर आपका 4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज ए कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान बोरोड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 5 ईयर प्लान कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए, सेकंड है यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, सी है यूनाइटेड किंगडम एंड डी ऑप्शन है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है कि यूएसए से हमने क्या बारो किया है, यूनाइटेड किंगडम से क्या बारो किया है, आयरलैंड से क्या बारो किया है, लेकिन यूएसएसआर से हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में लिया था, जहाँ से 5 ईयर प्लान जो है वहीं से लिया गया है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बारो किया गया है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 ईयर प्लान कहाँ से बारो किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट दिया, ये कॉन्सेप्ट जो है हमने सोवियत यूनियन से लिया है। और एक इंपॉर्टेंट आपको और आंसर बता दूं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमने जो है यूनाइटेड सोवियत यूनियन से ही लिया हुआ है। 51 आर्टिकल 51A जिसे बात करते हैं, टोटल जो है फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ऑफ सेकुलर एंड सोशलिस्ट वेर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 बाय द अमेंड, 1976 में अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी वर्ड किसमें जोड़ा गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रियम्बल, सेकंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, थर्ड है फंडामेंटल राइट एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपका ए है, प्रियम्बल में जोड़ा गया था दो शब्द जो है सेकुलर एंड सोशलिस्ट 1976 में 42 अमेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज आर लेट डाउन, फंडामेंटल ड्यूटीज किस में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर्टिकल 49, सेकंड है आर्टिकल 50, थर्ड ऑप्शन है आपका आर्टिकल 51 एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 49 क्या कहता है, प्रोटेक्ट टू एवरी मॉन्यूमेंट्स। आर्टिकल 50 आपका जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो पावर जो है जुडिशियल का एग्जीक्यूटिव से अलग। आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो है बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। एंड डी है आर्टिकल 51 जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात किया गया है। ये जो है टोटल 11 है फंडामेंटल ड्यूटी, ये जो है सोवियत यूनियन से लिया गया था। तो याद रखिएगा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से बारो किया गया, तो सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया था। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फंडामेंटल ड्यूटी में टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताए गए हैं, तो ये टोटल 11 है, ये भी आपके क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे द स्टेट विच वॉज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा इज।
फर्स्ट ऑप्शन आपका बिहार है, सेकंड ऑप्शन गुजरात है, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश है और फोर्थ ऑप्शन मध्य प्रदेश है। मतलब इसमें लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ रिजर्व की गई हैं, ये पूछ रहा है किस स्टेट में रिजर्व किया गया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन मैंने बिहार बताया, सेकंड गुजरात, थर्ड ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन मध्य प्रदेश है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ शेड्यूल ट्राइब की सीटें बिहार में जो है कोई रिजर्व नहीं है, गुजरात में 4 सीटें रिजर्व की गई हैं, यूपी में भी शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें रिजर्व नहीं है और मध्य प्रदेश में 5 सीटें रिजर्व हैं। तो अब राइट आंसर आपका जो है मध्य प्रदेश है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें 5 सीटें रिजर्व हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा में भी 5 सीटें रिजर्व हैं और झारखंड में भी 5 सीटें रिजर्व हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आपका मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। अगर ये तीनों देते हैं तब आपका जो है कन्फ्लिक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई एक ही ऑप्शन आएगा उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश में से, तो एक पे आप टिक कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इज इंजॉय फॉर द फिक्स टर्म। कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पद है जो इंजॉय किया जा सकता है एक फिक्स टर्म तक। तो इसमें राइट आंसर आपका जो है प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 56 ये देता है। इम्पीचमेंट बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ये बिना किसी जो है कॉम्प्लिकेशन के नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो है एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ये इंजॉयमेंट जो है फिक्स टर्म के लिए होता है, 5 ईयर के लिए होता है। सबसे बेस्ट पोस्ट माना जाता है प्रेसिडेंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कौन सा जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, थर्ड है राइट टू लाइफ एंड फोर्थ है राइट टू प्रॉपर्टी। तो आपको मैं बता दें जो राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 बात करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 की बात करता है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जिसमें दिया गया है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी जो है 300। ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, लेकिन जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके पहले जो है 44 अमेंडमेंट के पहले जो 1978 में 44 अमेंडमेंट हुआ था, उसके पहले जो है फंडामेंटल राइट था ये, और ये आर्टिकल में 44 अमेंडमेंट के पहले ये राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट बताया गया था, लेकिन 44 अमेंडमेंट के बाद 1978 में संवैधानिक अधिकार बना, लेकिन जो है आपका मूल अधिकार ये अब नहीं रहा राइट टू प्रॉपर्टी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PDF के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।